1990 का समय, उत्तर प्रदेश और बिहार में बाहुबली गैंगस्टरों की तूती बोलती थी। और हो क्यों ना, ये वही समय है जब राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था। अपराधी गैंगस्टर बाहुबली पॉलिटिक्स में आ रहे थे, चुनाव जीत रहे थे। कई बार अगर वो चुनाव में नहीं लड़ते थे, राजनीति में नहीं आते थे, तो नेताओं का सहारा बनते थे, नेताओं का सपोर्ट करते थे, और इसके बदले इन गैंगस्टर बाहुबलियों को मिलता था टेंडर, ठेका और साथ ही साथ राजनीतिक संरक्षण। पूर्वांचल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बहुत सारे गैंगस्टर हुए हैं। आज हम एक ऐसे लड़के की बात करने वाले हैं जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल है, 25 ईयर, और उसके भाव इतने बढ़ गए, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि कई रिपोर्टें दावा करती हैं कि उस लड़के ने उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। अब अंदाजा लगाइए आप। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिव प्रकाश शुक्ल की। उम्र लगभग 25 साल, बहुत बड़ा गैंगस्टर, बहुत बड़ा बाहुबली। उसी की डिस्कशन करेंगे, उसी के बारे में। कौन था गैंगस्टर शिव प्रकाश शुक्ल, किस प्रकार से गैंगस्टर बना, किस प्रकार से उसको फिर खत्म किया जाता है और उसका अंत होता है। आज इसी मुद्दे पर होगी पूरी चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं संदीप सर जी के। जैसा कि हमने प्रारंभ में, स्टार्टिंग में डिस्कशन किया कि 1990 का जो दशक है, अगर हम सिर्फ पूर्वांचल की बात करें, उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर बहुत सारे बाहुबली, बहुत सारे गैंगस्टर निकल के आ रहे थे। अपराध करना, अपहरण करना, मर्डर करना, सुपारी लेना, फिरौती वसूलना, किडनैपिंग करना, ये सारे क्राइम हो रहे थे। और ये वही समय है जब राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था। अपराधी पॉलिटिक्स में आ रहे थे, चुनाव जीत रहे थे। बहुत सारे नाम है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको, वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कौन कौन से अपराधी गैंगस्टर बाहुबली राजनीति में आए और चुनाव जीते। जो अपराधी चुनाव नहीं जीतते थे या चुनाव नहीं लड़ते थे, वो उस समय के पॉलिटिशियंस का सहारा बनते थे। क्योंकि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, वो सीधे डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे अपराधी बनने में या अपराध करने में। वो इस प्रकार के लोगों को ढूंढते थे जो गैंगस्टर बाहुबली हो, उनका काम आसानी से कर दे, और उसके बदले उन गैंगस्टर बाहुबलियों को टेंडर दिया जाता था, ठेके दिए जाते थे, उनका राजनीतिक संरक्षण किया जाता था, उन्हें खुफिया जानकारी दे दी जाती थी ताकि वो पकड़ ना पाए, उनका इनकाउंटर ना हो, इस प्रकार की सारी चीजें। इन्हीं बीच में एक नाम आता है 25 साल के लड़के का। कहते हैं कि जो ये लड़का है शिव प्रकाश शुक्ल, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन हालांकि हर न्यूज खबर में, रिपोर्टों में अलग अलग दावा किया गया है। उनमें से एक दावा मिलता है कि ये पढ़ाई में अच्छा था और इसकी बहन के साथ कुछ गलत कृत्य हुआ था, और उस गलत कृत्य करने वाले को शिव प्रकाश शुक्ल ने मार दिया था। तो वहां से इसकी एंट्री होती है अपराधीकरण बनने में, अपराधी बनने में, इसका अपराधीकरण हो जाता है। अब हर जगह अलग अलग प्रकार के पॉइंट मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की खबर मिलती है। मुझे ये दावा थोड़ा सा ज्यादा अखबारों में, ज्यादा पत्रकारों के माध्यम से दिखा, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है पढ़ाई में अच्छा था और इसकी बहन के साथ कुछ गलत कृत्य हुआ था, तो इन्होंने, जिस व्यक्ति ने इनकी बहन के साथ गलत कृत्य किया था, उसे मार दिया था। और वहां से इस व्यक्ति की शुरुआत होती है अपराधी बनने की। शुरू में छोटे मोटे मामले थे, छोटी मोटी किडनैपिंग थी, लेकिन धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया। 1997 में लखनऊ में वीरेंद्र शाही की हत्या की, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में खबर में आ गया। और आपको बताएं कि ये नॉर्मल हथियार नहीं होते थे इस व्यक्ति के पास। शिव प्रकाश शुक्ला के पास AK-47 जैसे हथियार थे। और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके पास AK-47 होगी, उसकी अपराधियों में कितनी पैठ होगी, क्योंकि नॉर्मल आदमी, नॉर्मल छोटा मोटा गैंगस्टर AK-47 नहीं मिलेगी उसको, उतनी गोलियां, असला नहीं मिलेगा। और किसी के पास अगर AK-47 है तो अंदाजा लगा दीजिए कितना बड़ा गैंगस्टर बाहुबली होगा। उसके बाद कुछ और मामले आते हैं, जैसे पंकज श्रीवास्तव जो बिजनेसमैन थे, उनकी हत्या की गई। मूलचंद अरोड़ा जो बिल्डर थे, उनकी हत्या की गई। मामला बिल्कुल सिंपल था, फिरौती मांगा जाता था, पैसा मांगा जाता था, किसी ने थोड़ा भी आना की तो उसे मार दिया जाएगा। कुल मिलाकर बोल सकते हैं हफ्ता वसूली टाइप की चीज। उस जमाने में इतना खौफ था इस व्यक्ति का कि अगर फोन घंटी बज जाए तो लोग डरते थे कि ऐसा ना हो कि शिव प्रकाश शुक्ला का फोन हो। और जब फोन की घंटी बजती थी और वहां से अगर आवाज आ गई कि हम शिव प्रकाश शुक्ला बोल रहे हैं, तो बड़े से बड़े बिल्डर, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि रातों की नींद हराम हो जाती थी उनकी। हो क्यों ना, जो फोन कर रहा है वो सीधे मार रहा है, सीधे मार देता है। तो भाई
जिसकी जान बची तो लाखों पाए। इस चक्कर में कई लोग श्री प्रकाश शुक्ला के फोन आने के बाद पैसा देते थे कि भाई उतना सपोर्ट नहीं मिलता था उन्हें प्रशासन का, और इतना बड़ा गैंगस्टर था कि इसको पकड़ भी नहीं पा रही थी पुलिस। ऐसा नहीं कि पुलिस पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, बिल्कुल पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। इस कारण से जो बिजनेसमैन थे, बिल्डर थे, जब उनसे फिरौती मांगी जाती थी तो हाथ जोड़ के देते थे, क्योंकि कई ऐसे मामले थे जिसमें तो बिल्डर को या बिजनेसमैन को मारता ही मारता था। एक मामला था 1998 में, एक व्यापारी थे, उनके बेटे का अपहरण किया गया, उसके बाद दोनों को मार दिया गया। तो ऐसे में कोई इंसान परिवार पर जब बात आएगी तो फिर किस काम का पैसा इंसान देता था। उपेंद्र विक्रम सिंह की हत्या की गई। इवन यहां तक भी खबरें हैं और ये तो फैक्ट है कि जब पुलिस इसका एनकाउंटर करती थी, इसका मुठभेड़ होती थी पुलिस से, तो ये पुलिस पर भी गोलियां चलाता था। कई बार जो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, बचते हैं पुलिस पे हाथ डालने से, क्योंकि आपको मालूम है कि पुलिस पर हाथ डालने का मतलब क्या होता है। अगर आप पुलिस प्रशासन पे कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होता है बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसका एक हाल ही का ताजा एग्जाम्पल है विकास दुबे का। विकास दुबे छोटे मोटे केस करता था, नेताओं से लड़ता था, ये करता था, वो करता था, फिर बच गया। लेकिन जैसे उसने बिकुरू कांड में पुलिस पर हथियार उठाया, उसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। आपको बताने के लिए उसका सारा का सारा साम्राज्य खत्म हो गया। तो जनरली गैंगस्टर अपराधी नेता या अपराधी जो होते हैं वो बचते हैं पुलिस पर हाथ डालने से, लेकिन ये वहां भी नहीं बचता था। उसके बाद में बहुत सारे मर्डर क्राइम हो रहे थे, अपराध हो रहे थे, किडनैपिंग हो रही थी, फिरौती वसूली जा रही थी। उसमें एक बड़ा खतरनाक संगीन मामला आता है बिहार का, जिस मामले ने श्री प्रकाश शुक्ल को पूरे नेशनल लेवल पे फेमस कर दिया। फेमस का मतलब यहाँ पे निगेटिव तरीके से है, पॉजिटिव तरीके से नहीं कि फिल्म स्टार फेमस हो रहा है, एक निगेटिव तरीके से कि कैसा बड़ा गैंगस्टर है। बिहार के मंत्री थे ब्रिज बिहारी, जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। भयंकर वाली सुरक्षा भाई। उस जमाने में आपको जब पता है कि गैंगस्टरों का राज चल रहा है, अपराध और बाहुबलियों का तूती बोलती है, तो जो मंत्री होते थे, अधिकारी होते थे, वो भी बहुत कड़ी सुरक्षा रखते थे कि कोई दुर्घटना ना होने पाए। मंत्री ब्रिज बिहारी अपना हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। उस समय हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान ये व्यक्ति घुसता है पूरे सुरक्षा बेड़े को तोड़ करके, और वहां पर मंत्री ब्रिज बिहारी की हत्या करता है। इस खबर ने पूरे देश को दहला दिया। उसके बाद इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। इवन एसटीएफ का गठन किया गया। आईपीएस अरुण कुमार हैं, वो इसको लीड कर रहे थे और उसके वरिष्ठ अधिकारी थे। एसटीएफ का गठन किया गया, एसटीएफ इसको पकड़े, लेकिन इसको ये पकड़ में ही नहीं आता था। कहते हैं कि जहां की खबर मिलती थी उससे वो गायब हो जाता था। हालांकि पुलिस के हाथों में 2-3 ऐसी चीजें थी जिससे इसको पकड़ना आसान था। ये वही समय 1990 का, जब मोबाइल इतना इस्तेमाल नहीं होता था, नेटवर्क ट्रैकिंग हो गया, मोबाइल का लोकेशन निकालना आसान नहीं होता था। लेकिन जब एसटीएफ बनाई गई तो सबसे पहले फाइंड आउट किया गया कि इसकी कमजोरियां क्या है, इसकी ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम बोलते हैं वीक पॉइंट, जिससे इसे पकड़ा जाए। तो 2-3 बातें निकल गई। पहली बात निकल के आई कि ये मोबाइल का इस्तेमाल करता है, और उस जमाने में ऐसा तो था नहीं कि 25 मोबाइल मिल जाएंगे। आज की डेट में इंसान 50 मोबाइल खा सकता है, 50 सिम खा लेगा। 1990, 98, 95 का समय है, उस समय इतना आसान नहीं था। तो जब इसके मोबाइल का मालूम चल गया कि मोबाइल इस्तेमाल करता है, सिम का नंबर निकला है, तब इसको ट्रैक करना थोड़ा आसान हुआ, ये कहां कहां घूमता है। हालांकि बीच में मोबाइल बंद करता था, पर उसके बाद भी लोकेशन मिल जाती थी कि कहां कहां ट्रेवल कर रहा है। दूसरा, इसकी एक वीकनेस थी, इसकी गर्लफ्रेंड। ऐसा कई इंटरव्यूज में बताया गया कि इसे गर्लफ्रेंड से जिससे बात किया करता था, उससे बात किए बिना नहीं रहता था। तो पुलिस ने फाइंड आउट किया कि भाई जब भी बात करेगा, इसी नंबर से बात कर रहा है, तो ट्रैक करना आसान था कि भाई एटलीस्ट ये किस लोकेशन पे है, किस शहर में है, क्योंकि शहर भी बहुत तेज से बदलता है। एक बार आईपीएस अरुण कुमार बताते हैं कि इसका पीछा करते करते नेपाल पहुंचे। अब नेपाल में उन्होंने बताया कि इस रोड के इस साइड ये खड़े थे, इनकी टीम, और रोड के उस साइड कार में ये खड़ा था श्री प्रकाश शुक्ल, पेट्रोल पंप के पास। और जैसे उसने पुलिस को देखा तो उसने बंदूक निकाल ली और एक आध गोली चला दी, और उन्होंने बताया कि अगर आप गोली चलाओगे तो तांडव मचा दूंगा मैं। और ये बिल्कुल निर्भीक किस्म का आदमी था। तो आईपीएस अरुण कुमार बताते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को बोला कि थोड़ा शांत रही, क्योंकि ऐसा ना हो कि गोली चला दे और किसी आम आदमी की हत्या हो जाए, मौत हो जाए, और हम दूसरे देश में हैं तो अन्य सारे मामले बिगड़ जाएगा। अभी इंडिया में इसको देखा जाएगा, पकड़ा जाएगा कहीं। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई कि एक पुलिस के पास इसकी मोबाइल लोकेशन थी, दूसरे इसके जो गर्लफ्रेंड से बात करता था वो उसको रिकॉर्ड किया था, उसको पकड़ा जाता था कहां पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या बता रहा है। हालांकि मुंह से लोकेशन नहीं बताता था कि कहां पे है, कहां जाने वाला है, बट जब वो गर्लफ्रेंड से बात करता था तो फ्लो में कई ऐसी बातें निकलती थी
जिसको पुलिस नोट करती थी कि ये एक्चुअली कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है। इसके बाद में जिस प्रकार मैंने नेपाल की खबर बताई, इसके पास एक नीले रंग की कार भी थी। ये भी एक इसका वो था पहचान। पुलिस को एक दिन खबर मिलती है 1998 में, ये दिल्ली में है। अब जब दिल्ली में है तो पुलिस अपना पूरा सिस्टम तैयार करती है कि भाई इसको पकड़ा जाए। लोकेशन भी ठीक ठाक कंडीशन में थी कि कुछ दिनों से दिल्ली में वहां उस फ्लैट में है। पुलिस पूरी अपनी तैयारी करती है, अपना पूरा सिस्टम बना करके जाती है कि इसको पकड़ा जाए। जैसी जाती है तो गली से निकल रहा था अपनी नीले रंग की कार से। जैसी पुलिस ने नीले रंग की कार देखी तो बोली यही है। और ये 25 साल का लड़का ऑलरेडी समझ में आता था भाई, AK-47 इसके पास। तो पुलिस ने इसके कार का पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि AK-47 ऐसा ना हो कहीं गोली चला दे। कार का पीछा करते 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 ये बीच में निकला और यहां से कार से कूद के इसने भागना शुरू किया। मामला गाजियाबाद तक पहुंचा। यूपी गाजियाबाद का इलाका है, वहां पर इसके साथ मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में फाइनली श्री प्रकाश शुक्ल मारा जाता है। जिस तरीके से मैंने 10 से 12 मिनट में आपको कहानी बताई है, 10-12 मिनट की कहानी नहीं है। इसने न जाने कितने लोगों की हत्याएं की, कितने नेताओं की हत्याएं की, कितने लोगों को किडनैप किया, सुपारी ली। कई लंबे सालों का स्ट्रगल था पुलिस का। श्री प्रकाश शुक्ला बिल्कुल इतना खतरनाक अपराधी बन गया था पुलिस के लिए कि इसको मारना तो छोड़िए, इनकाउंटर करना छोड़िए, इसका एड्रेस पता करना मुश्किल काम था। ये कैसे पकड़ा जाए। ये 10-12 मिनट की वीडियो में जितना आसानी से मैंने आपको बता दिया, इतना आसान था नहीं, बहुत मुश्किल से। कभी आपको समय मिले तो IPS अरुण कुमार हैं जो इस मामले में बहुत बारीकी से जानते हैं, उनका अगर वीडियो देखेगा वो पूरी स्टोरी बताएगी किस तरीके से वो प्रॉपर प्लान बनाते थे, फिर प्रॉपर प्लान फेल होता था। कई बार प्लान फेल हुआ, कई बार लोकेशन मिलती थी, लोकेशन से भाग जाता था, लेकिन जो गाजियाबाद में पकड़ा गया तो वहां जाकर इसका एनकाउंटर होता है। इस प्रकार से श्री प्रकाश शुक्ल का अंत होता है। अब कुछ सवाल हैं अपराधियों को लेकर, गैंगस्टर लेकर, बाहुबलियों को लेकर के, कि कोई अपराधी इतना बड़ा अपराधी कैसे बन जाता है। अकेले तो नहीं बनेगा, उसको संसाधन कहां से मिलेगा, उसको हथियार कहां से मिलेंगे, उसको जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है वो कैसे मिलता है। क्योंकि आपको बताएं कि अब तो फिर भी बाहुबलियों का धीरे धीरे डाउन हुआ है, गैंगस्टर का मामला डाउन हुआ है। 1990 के समय में ये हाल था बिहार यूपी में कि अगर आप थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे तो न जाने कितने नेताओं की हत्या हो जाती थी, कितने अधिकारियों की हत्या हो जाती थी, कितने बिजनेसमैन डरते थे बिजनेस करने से, वहां पे धंधा करने से डरते थे, कंपनी खोलने, फैक्ट्री खोलने से डरते थे। उनको हफ्ता देना पड़ता था और उनको फुल राजनीतिक संरक्षण रहता था। इस कारण से वो पनपते थे। मैं कुछ एग्जांपल बता, जैसे अतीक अहमद कितना बड़ा गैंगस्टर था, कितनी बार चुनाव जीता, किस किस पार्टी से चुनाव जीता और किस पॉलिटिकल पार्टी का उसको समर्थन था बताने की जरूरत नहीं है। शहाबुद्दीन सीवान वाला कितना बड़ा गैंगस्टर था। कहते हैं कि सीवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, वो अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था। कई इंटरव्यूज में तुमने ये तक सुना है कि शहाबुद्दीन जो है वो सिवान में कोई भी कलेक्टर SP आता था तो वहां जाके ज्वाइन करके साइन करके सीधे पटना जाता था। शहाबुद्दीन ही पूरा का पूरा सिवान संभालता था। अंदाजा लगा लीजिए किस लेवल पे इनके भाव बढ़ रहे होंगे और किस लेवल पे इनकी गुंडागर्दी, किस लेवल का इनका बाहुबल रहा होगा कि इनको इतना ज्यादा राजनीतिक संरक्षण मिलता था। तो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के आप इतना नहीं कर सकते। आज की डेट में कोई आदमी छोटा सा गलत कृत्य करे और पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो तो तुरंत पकड़ा जाता है। बिल्कुल पुलिस एक्टिव होती है, कमी पुलिस में कभी नहीं होती। पुलिस पकड़ने जाए, ऊपर से नेताओं का दबाव आ जाए, फलाने जी का फोन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तब जाके पुलिस थोड़ा डाउन होती है। तो ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं, अकेले सिर्फ ये बस नहीं है। बबलू श्रीवास्तव है, मुन्ना बजरंगी है, अतीक अहमद है, शहाबुद्दीन है। मैं से हजारों एग्जाम्पल बता दूंगा कि जिनको अच्छा खासा पॉलिटिकल सपोर्ट था, राजनीतिक संरक्षण था। राजनीतिक संरक्षण के अलावा बाकी बिजनेसमैन का, बिल्डर्स का भी सपोर्ट होता था, वहीं से पैसा मिलता था और उसके बाद में उनको पनपने का मौका मिलता था। ये कहानी पूरी है श्री प्रकाश शुक्ल की। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। और किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं, स्पाई की खबरें हों, स्टोरीज हों, या किसी प्रकार का GK का चीजें हों, हिस्ट्री की चीजें हों, पॉलिटिक्स की चीजें हों, पॉलिटिकल साइंस की चीजें हों, किसी टॉपिक पर, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप जो भी कमेंट करेंगे उस पर हम प्रॉपर रिसर्च करके और एक ऐसी आसान भाषा में आपके सामने उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे।